Hello students, this is Dr. Kinnaridu. The lecture is in continuation of previous lecture of taxation subject. SY becomes semester 3 for English medium students. Code is 203. We are doing the important theories which can be helpful in calculation of practical sums for the chapter salary income. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि भाई कोई भी इनकम किसी भी असेसी यानी कि टैक्स पेयर की सारी इनकम 5 हेड्स में डिवाइडेड होती है। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये पहले जो दो हेड्स है, सैलरीज एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो आप सेमेस्टर 3 में स्टडी करेंगे, और बाकी के जो 3 हेड्स है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो आप सेमेस्टर 4 में इसी पेपर के कंटिन्यूएशन, दैट इज टैक्सेशन 2, उसमें आप सीखेंगे। तो सैलरी में हमने पहले सैलरी की डेफिनेशन देखी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय द सैलरी। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई इन लिeu ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जिसको भी आप सैलरी में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। वेज, अगर वेजेस मिला, पेंशन मिला, ग्रेजुएटी मिला, फीस, कमीशन, परक्विजिट्स, एडवांस सैलरी, लीव एनकैशमेंट, और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, एज वेल एज इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5। तो ये सब हमने देखा था। बेसिक एलिमेंट्स यानी कि बेसिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि कोई भी इनकम को आप सैलरी मानो, तो भाई दो पार्टीज होती है, उनके बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, और एम्प्लॉयर की इतनी कैपेसिटी हो सके कि वो कैपेसिटी यानी पैसे से कैपेसिटी नहीं, बट उसके पास ये पावर होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय की सैलरी कर सके, ठीक है। फिर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, एडवांस सैलरी को भी सैलरी करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी सैलरी करेंगे, और कोई भी सैलरी में एरर्स है, एरर्स यानी कि इतनी होनी चाहिए लेकिन मिली इतनी, तो जो बाकी का नहीं मिला वो एक साथ मिल गया। समझो कि आपकी सैलरी 12,000 होनी चाहिए लेकिन मिली 10,000, तो ऐसे 10 महीने चला, तो 10 महीने में जो ये 2,000 कम मिले, तो एक साथ समझो कि आपको 20,000 का एरर्स आ गया, तो वो भी सैलरी में आ गया। फिर पॉइंट्स कुछ मैंने लिखे थे जो एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड है। एमसीक्यू में ये पॉइंट्स बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आगे हमने पूरा टेबल देखा था, जो टेबल आप 14 मार्क के सम में बनाओगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, असेसमेंट ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। तो ए, बी और सी पूरी ग्रॉस सैलरी का, यहाँ पे मैं कर्सर आपको अगर दिख रहा है, पूरा ग्रॉस सैलरी, ये पूरी ग्रॉस सैलरी है। और ए, बी और सी कैश रिसिप्ट्स, फिर आ गया कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ आरपीएफ, और तीसरा आ गया परक्विजिट्स। तो हमने कैश रिसिप्ट्स और कंट्रीब्यूशन, यहाँ से ये पूरा सेक्शन हमने थियरी में देख लिया है, ठीक है। अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे परक्विजिट्स, यहाँ से कि भाई ये परक्विजिट्स क्या है। और परक्विजिट्स में भी आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही परक्विजिट्स 14 मार्क के सम में कैलकुलेशन में आएंगे, वो है रेंट फ्री हाउस एंड मोटर कार, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी वो 1 या 2 बार एमसीक्यू में पूछे हैं। बाकी के परक्विजिट्स सिर्फ आपको रीड करने हैं फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू, कि एमसीक्यू में अगर आ गए, लेकिन उनकी कैलकुलेशन नहीं करनी है। पहले तो ये समझो कि भाई परक्विजिट्स क्या है, ठीक है। ये हमने पूरा देख लिया है। बेसिक सैलरी, पे स्केल हमने पिछली बार किया था कि पे स्केल क्या होता है, 5,000, 1,000, डीएनएस अलाउंसेस, डीए किया था, अलाउंसेस किए थे जिसमें फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्स फ्री यानी फुल्ली एग्जेम्प्टेड भी बोल सकते हो, पार्टली टैक्सेबल, ठीक है। फिर रूल्स रिगार्डिंग पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, जो अलाउंसेस आपके एमसीक्यू में प्रैक्टिकल पॉइंट में आते हैं वो मैंने नीचे उसके रूल्स लिखे हैं, ठीक है। एचआरए, एजुकेशन एचआरए, एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये 4 अलाउंस ऐसे हैं जो 14 मार्क के सम में आएंगे, ठीक है। फिर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में भी हमने देखा था। पहली बात, प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है उसके हिसाब से पूरा प्रोविडेंट फंड बनाया होना चाहिए। अगर ऐसा प्रोविडेंट फंड नहीं बनाया है और फिर भी अमाउंट आपके सैलरी में से कट हो रही है और कुछ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन डाल रहा है,
ऐसे प्रोविडेंट फंड को अनरिकॉग्नाइज्ड करेंगे और उसमें से कुछ भी एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। जो भी एम्प्लॉयर आपको देगा वो फुल्ली टैक्सेबल हो गया। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड है और स्टैट्यूटरी यानी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो प्रोविडेंट फंड बनाती है वो उनके एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जो प्रोविडेंट फंड बनाती है उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दैट इज आरपीएफ और गवर्नमेंट यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में 12% तक सब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है, लेकिन इन एक्सेस ऑफ 12% से बढ़ गया तो टैक्सेबल है। वैसे ही वही प्रोविडेंट फंड अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट 9.5% तक टैक्स फ्री है, लेकिन इन एक्सेस ऑफ 9.5 यानी कि जो भी डिफरेंस होगा 9.5 से ज्यादा जो भी डिफरेंस है, अगर 12% है तो 3.5% आ गया, सॉरी 2.5% आ गया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या है पहले ये देखो। परक्विजिट इज अ काइंड ऑफ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन रिलेशन टू हिज जॉब और इन रिलेशन टू द पोस्ट ऑफ हिज जॉब। यानी कि एम्प्लॉय की जो जॉब का पोस्ट है यानी कि जो उसका टाइटल है वो टाइटल के रिलेटेड आपको जो भी परक्विजिट्स मिलते हैं, जो भी फैसिलिटीज मिलती है, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको फ्रिंज बेनिफिट्स बोल सकते हो आप, तो वो बेनिफिट्स को आप को परक्विजिट्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ परक्विजिट्स जब भी आप करें तब इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन दी है स्पेसिफाइड एम्प्लॉई एंड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई क्या है और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई क्या है? इन शॉर्ट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय उसको बोलेंगे जिसकी एनुअल इनकम सैलरी की, जिसकी एनुअल सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो वो जिसकी भी एनुअल सैलरी यानी कि पूरे 12 महीने का पगार 50,000 से ज्यादा है, तो वो सारे एम्प्लॉयज को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गए। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए परक्विजिट्स टैक्सेबल है। ठीक है, ऐसे परक्विजिट्स जो फुल्ली टैक्स फ्री बोले हैं वो किसी भी एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल नहीं है, लेकिन ऐसे परक्विजिट्स जो टैक्सेबल स्पेसिफाइड के लिए हैं और नॉन स्पेसिफाइड के लिए नहीं है। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जिसकी एनुअल सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। वैसे देखे जाए तो अभी सारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उसकी पर मंथ सैलरी यानी कि समझो कि 12,000 या 10,000 से ज़्यादा ही होती, सॉरी 50,000 से ज़्यादा ही होती है। 50,000 आप पूरे महीने पूरे साल की सैलरी लो तो पर मंथ सैलरी कितनी आती है? 10,000 12,000 से ज़्यादा ही आती है। तो ऐसे सारी ये जो परक्विजिट्स हैं वो सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। अभी आपके सिलेबस में in your syllabus only 2 perquisites you have to calculate for 14 marks sum, that is rent free unfurnished accommodation as well as rent free or concessional furnished accommodation, and second one is a car facility. Accommodation यानी कि रहने का घर, पहली बात फर्निश्ड भी हो सकता है और अनफर्निश्ड भी हो सकता है। पहले तो समझो कि अनफर्निश्ड ही है और उसके लिए कंपनी ने आपको एक फ्लैट दिया रहने के लिए, उसका कुछ भाड़ा नहीं लेती। तो यहाँ पे उन लोगों ने दो पोर्शन रख दिए फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। वैल्यू ऑफ परक्विजिट चार्जेबल टू लाइसेंस फीस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी। ठीक है, जिसको बोलेंगे लाइसेंस फीस। ठीक है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए क्या? तो भाई ऐसा अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर ने खुद का नहीं है, एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयर आपकी कंपनी समझो कि आप रिलायंस में काम कर रहे हो और रिलायंस का पोस्टिंग आपका हुआ दिल्ली में, तो दिल्ली में आपको एक फ्लैट मिलेगा रहने के लिए जिसका कोई भी भाड़ा कंपनी आपसे लेगी नहीं, तो ये परक्विजिट हो गया। दूसरी बात, अभी ये फ्लैट रिलायंस का खुद का नहीं है, रिलायंस ने भी कहीं से भाड़े या कहीं पे रेंट पे लेके आपको दिया है, तो वहां पे क्या होगा? रेंट पेड और 15% सैलरी विच एवर इज लोअर। क्या लिखा है? रेंट पेड और 15% सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पे बहुत बड़ी है।
जैसे HRA में हमने देखा था सैलरी यानी कि सैलरी प्लस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो एक अलग ही फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज मोर, यानी कि जो भी रिलायंस कंपनी दिल्ली में जिसके पास से लिया है वो जो भाड़ा देती है वो, या एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उसका एनुअल सैलरी उसका 15%, वो दोनों में से जो कम है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ऐसा अकोमोडेशन खुद का है, यानी कि रिलायंस कंपनी का खुद का फ्लैट है, तो जिस सिटी में है उसका पॉपुलेशन देखेंगे। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख है लेकिन 10 लाख और 10 लाख से कम है तो सैलरी का 7.5% टैक्सेबल होगा। अगर उस सिटी का 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। और अगर उस कंपनी का उस सिटी का जहाँ पे ये फ्लैट है उसकी पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख तो 15% जो भी सैलरी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और समझो कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड फर्निश्ड दिया है, साथ में फर्निश भी दे दिया है, फर्नीचर भी दे दिया है। तो फर्नीचर का जो भी कॉस्ट है रेंट पे लिया है तो जो रेंट होगा वो लगेगा। अगर वो फर्नीचर खुद का एम्प्लॉयर का है तो 10% उसका डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट। समझो कि पूरे फर्नीचर की वैल्यू 2 लाख रुपए है तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है, तो 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये पूरा पॉइंट आप जब कैलकुलेट करोगे तभी आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे तो ये आपको यही याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेंट फ्री और फर्निश्ड एकोमोडेशन, कि अगर कंपनी आपको कोई घर भाड़े पे या बिना भाड़े के या कम भाड़े से दे रही है तो दो बातें होती है। अगर कंपनी का खुद का घर है तो पॉपुलेशन देखो, अगर कंपनी का खुद का घर है तो पॉपुलेशन पॉइंट में जाओ, और अगर कंपनी ने कहीं से भाड़े पे लिया है तो कंपनी ने जो एक्चुअल रेंट पे किया है और 15% ऑफ सैलरी किसकी, एम्प्लॉय की, वो दोनों में से जो कम है वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। सैलरी यानी कि यहाँ पे बेसिक प्लस DA प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ये सब कुछ मिला के जो होता है वो सैलरी हो जाएगी। यानी कि जब भी आप एग्जाम में ये पॉइंट करो तब लास्ट में करो, क्यों तब तक जो भी टैक्सेबल अलाउंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे DA लेना है कब, जब वो इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट हो तब। यहाँ पे अगर बोला है सब में कि भाई DA रिटायरमेंट बेनिफिट्स में नहीं है तो लेना नहीं है, ठीक है। ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉइज मेट बाय द एम्प्लॉयर, दूसरी परक्विजिट्स होती है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटर, गैस। ये जो है वो आपको MCQ में आएंगे। ये क्या है कि भाई अगर ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की है लेकिन उसके खर्चे पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, वाटर बिल पे कर दिया, हीटर का कर दिया, गैस का कर दिया। तो अगर खुद का इलेक्ट्रिसिटी है, एम्प्लॉयर, समझो कि टोरेंट कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपसे बिल नहीं ले रही है कंपनी, फ्री में आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करने दे रही है, तो जो बिल आपको एज ए नॉर्मल पर्सन होना चाहिए वो बिल आप में टैक्सेबल हो जाएगा। समझो कि हर महीने आप 1,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हर बार आप 1,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज कर रहे हो। अब 1,000 रुपये तो बाहर के लिए है, उसमें कंपनी ने समझो कि 200 रुपये प्रॉफिट ऐड किया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कितनी हुई, 800, तो 800 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। भले ही आप अपने एम्प्लॉयर को ना दो तो उस पर टैक्स लग जाएगा। और अगर कंपनी कहीं बाहर से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल कर रही है, अगर आप टोरेंट में काम नहीं कर रहे हो, रिलायंस में काम कर रहे हो, लेकिन आप रिलायंस कंपनी आपका टोरेंट का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही है, तो जो भी बिल पे किया वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया। फिर स्वीपर यानी कि गार्डनर, वॉचमैन, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, जो भी कुछ उसकी सैलरी
कंपनी उठा रही है वो आप में ऐड हो जाएगी। फ्री एजुकेशन, आपके बच्चे कहीं पे पढ़ रहे हैं तो जो भी कॉस्ट हुई, ठीक है, जो भी फी एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ में दी, अगर खुद का इंस्टीट्यूट है तो खुद जो फी लेते हैं, समझो कि रिलायंस में काम कर रहे हो तो रिलायंस की बहुत बड़ी स्कूल है, उसमें आपके बच्चे काम कर रहे हैं, आपसे फ़ी नहीं ले रहे, लेकिन दूसरे बच्चे से जितने फ़ी ले रही है वो आप में ऐड हो जाएगी, उस पर टैक्स लग जाएगा। फ्री ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे है, अलाउंस नहीं है। देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग है और ट्रांसपोर्ट परक्विजिट अलग है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि आपको कैश में दे रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ कैश में नहीं दे रहे। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन of passengers and goods, value of perquisite amount charged when similar services are provided to general public। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो और अगर आपको फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, समझो कि आप रेलवे में हो और रेलवे में एक नियम है कि रूल है कि भाई जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी टिकट्स में कुछ कंसेशन मिलता है। समझो कि 1200 की टिकट है तो उसको 50% ही देना है, 600 रुपये। लेकिन ये 600 रुपये आपने रेलवे में सिर्फ 600 की ली, लेकिन जो 600 बचा है वो आपके सैलरी में ऐड हो जाएंगे और उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये आपको देखना है फ्री ट्रांसपोर्ट। फिर मेडिकल फैसिलिटी आ गई। मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस अलग है। यहाँ पे मोस्ट टाइम भी पॉइंट इसलिए है कि बहुत बार एमसीक्यू में आ गया है। मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया, एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल इन इंडिया, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी कि जो भी फैसिलिटीज दी है, मेडिकल फैसिलिटीज इन एनी अदर केस अप टू टोटल वैल्यू ऑफ 15,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मेडिकल फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिली है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में मिली है, एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में नहीं है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जो हॉस्पिटल स्पेसिफाई की है उसमें मिली है तो कुछ टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरे केस में 15,000 तक माफ, बाकी में टैक्स लगेगा। मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आउटसाइड इंडिया, ट्रीटमेंट एंड स्टे एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्टेड अप टू, जो आरबीआई डिसाइड करेगा, क्योंकि जब आउटसाइड इंडिया आ जाता है तब करेंसी अलग हो जाती है, तो करेंसी में आरबीआई रेगुलेट करता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इज एग्जेम्प्ट व्हेन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ असेसेस इज अप टू 2 lakhs। In case of gross total income being in excess of 2 lakhs, the traveling expenditure is chargeable to tax। ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो अब्रोड की है, ठीक है, ना है, बट सिर्फ 15,000 की लिमिट आपको याद रखनी है। टेलीफोन फैसिलिटी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। टेलीफोन अगर आपको घर पे दिया है, फ्री मिल्स, ये आपके पॉइंट में आता है। फ्री मिल्स यानी कि देखो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको कुछ भी नाश्ता मिल रहा है, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ नाश्ता, यानी कि स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, उस पर आप फ्री करो, उसकी कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लंच दे रहा है, ठीक है, तो 50 रुपये तक माफ, यानी कि अगर समझो कि वो लंच जो है वो एक डिश एक एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर को 100 रुपीज़ में पड़ती है, तो 100 रुपीज़ में 50 रुपये तक माफ, लेकिन एक्स्ट्रा जो 50 रुपये है उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है। यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मूवेबल यानी कि लैपटॉप दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, ठीक है, तो लैपटॉप और कंप्यूटर एग्जेम्प्टेड है, लेकिन बाकी कुछ दे दिया taxable at the rate of 10% of actual cost or rent paid by the employer in respect of the assets as the case may be। एक्टिवा दे दी, एक्टिवा की जितनी भी कॉस्ट है, समझो कि 80,000 कॉस्ट है तो 80,000 का 10% 8,000 आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ट्रांसफर ये क्या है कि समझो कि वहां पे क्या थी, आपको सिर्फ यूज करने के लिए दी थी। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या है कि आपके नाम पे ही कर दी। अगर आपके नाम पे ही कर दी है तो WDV of the asset as calculated after providing depreciation at a rate of 50% per annum on written down value of assets for each completed years of use। यानी कि जो WDV है वो, अगर कंप्यूटर है तो 50%, कार है तो 20%। WDV आपको पता ही है, रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। और डेप्रिसिएशन की मेथड क्या लेनी है, डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग यानी कि घटती जती बाकी, समझ में आ रहा है। तो जो भी वैल्यू बची है वो आपको आपके उस ईयर में सैलरी में ऐड हो जाएगी। समझो कि एक एक्टिवा है, आप कहीं पे एम्प्लॉई हो और वो एक्टिवा एम्प्लॉयर ने 10 साल के लिए यूज कर ली,
और उस पर 10% सॉरी 10%, ठीक है, कार नहीं है, एक्टिवा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ना ट्रांसफर ऑफ अदर असेट्स। 10% से डेप्रिसिएशन गिनो 10 साल के लिए, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 80,000 का एक्चुअल कॉस्ट है और 80,000 डिडक्ट हो गया तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन समझो कि वो एक्टिवा या बाइक है, वो 1 लाख रुपए की है और टोटल डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर ने 80,000 डिडक्ट कर दिया है, तो अभी कॉस्ट कितनी बची 20,000, तो 20,000 आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो जो भी क्रेडिट कार्ड का पैसा आपको देना था वो किसने दिया, एम्प्लॉयर ने, वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। सी, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा यानी कि आपकी सैलरी उतनी है नहीं, लेकिन टैक्सेशन के लिए आपकी सैलरी उतने गिनेंगे। समझ में आया? समझो आपकी सैलरी 10,000 ही है, लेकिन आपका 10,000 का बिल जो क्रेडिट कार्ड का था वो किसने पे किया, आपका एम्प्लॉयर। तो अभी आपकी सैलरी फॉर द टैक्सेशन, टैक्स लगाने के लिए 10,000 नहीं लेकिन 20,000 होगी। 20,000 पे 5% टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा, वो हम जब इनकम टैक्स स्लैब्स हमने किए थे उसमें देखना है, ठीक है ना। फिर है क्लब एक्सपेंस, अगर खुद का क्लब है तो जो क्लब दूसरे क्लब फैसिलिटी का जो भी रेंट है वो दूसरे जनरल पब्लिक से लेते हैं वो टैक्स लग जाएगा, या फिर जिसने भी किया सॉरी जो पे कर रहा है उसको लगेगा। कॉर्पोरेट मेंबरशिप एंड क्लब मेंबरशिप प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल द एम्प्लॉइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सबके लिए है, तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, ठीक है, तो ये लोन जो है वो पॉइंट, अगर आपने लोन ली है तो जो वो इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट्स आपको देखने हैं, हर एक बार ये रेट्स चेंज होते हैं, ठीक है। लोन की अमाउंट 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 20,000 तक की लोन पे अगर आपको फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन दिए या कंसेशनल दिए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन LTC, ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था LTC का मीनिंग कि भाई एयर से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो और एनी अदर मोड से जा रहे हो, तो आने जाने का भाड़ा, रहने का भाड़ा नहीं, आने जाने का भाड़ा जो भी इकोनॉमी का क्लास का होगा, एयर का, ट्रेन का होगा फर्स्ट क्लास AC और एनी अदर मोड, तो वो जो सारा खर्चा है वो अगर एम्प्लॉयर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, टीचर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो वैकेशन में कहीं पे टूर कर रहा है, समझो कि मनाली, शिमला, कुल्लू, और वो प्लेन से गया, तो इकोनॉमी क्लास के आने जाने की पूरी फैमिली में यहाँ पे उनके इंक्लूड होता है उनके मदर फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वाइफ एंड चिल्ड्रन, भाई बहन नहीं। तो ये जो फैमिली की डेफिनेशन है वो सबको साथ में ले गए, तो आने जाने का भाड़ा 10,000 हुआ और 10,000 का बिल उन्होंने एम्प्लॉयर को दिया और एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपये दे दिए, तो उसको बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन, तो वो अगर आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कार फैसिलिटीज, नाउ इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट्स में आएगा फॉर 14 मार्क्स। एक आएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन और कंसेशनल अकोमोडेशन, और दूसरा आ जाएगा कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटीज में क्या है कि where the car is owned by the employee and used completely for personal purpose and expenses are incurred by employer, actual amount और expense incurred। See, यहाँ पे बहुत थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, 3, 1 सेकेंड, चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, ठीक है, कि एक तो कार एम्प्लॉयर की है या एम्प्लॉई की है। दूसरा ऑप्शन, कार ऑफिस यूज के लिए है या घर के यूज के लिए या पार्टली यूज के लिए है। तीसरा, एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस दे रहा है या एम्प्लॉय एक्सपेंसेस दे रही है। तो ये पॉइंट हम जब प्रैक्टिकल पॉइंट्स करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, लेकिन आपको अभी उतना समझ में नहीं आएगा जितना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने की अटेम्प्ट कर रही हूँ, बाद में हम जब प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब ये पॉइंट डिटेल में समझेंगे। वेयर द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय यूज्ड कंप्लीटली फॉर द पर्पस एंड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय। 3 ऑप्शन है, कार किसकी है, एम्प्लॉय की।
और पर फुल्ली पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है। मेरी ही कार है, समझो कि मैं कहीं पे एम्प्लॉई हूँ, मेरी ही कार है, घर के लिए यूज़ है, ऑफिस के लिए यूज़ है ही नहीं, फिर भी एम्प्लॉयर कॉस्ट दे रहा है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स क्या हो जाएगा? जो भी एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने दिए वो मुझे टैक्सेबल हो जाएगा। वेयर द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉई, यानी कि मेरी कार है, पार्शियली यूज यानी घर के लिए भी यूज हो रही है और ऑफिस काम के लिए यूज हो रही है, एक्सपेंसेस क्या कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो क्या होगा? तो कार की कैपेसिटी देखेंगे, सीसी क्यूबिक कैपेसिटी, अगर वो 1.6 लीटर से कम है, ठीक है, तो 1800 पर मंथ, ठीक है, और अगर 1.6 से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ, और अगर उन्होंने ड्राइवर दे दिया तो 900 और लगेगा। तो यहाँ पे पार्शियली यूज आएगा, तभी ये आपको वैल्यू देखनी है। अगर पार्शियली यूज नहीं है, फुली पर्सनल यूज है, तो जो भी अमाउंट है वो सारी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन जब पार्शियली आ गया तो एक्चुअल एक्सपेंस को छोड़ दो, जो लिमिट इनकम टैक्स एक्ट यानी कि 1.cc क्यूबिक कैपेसिटी से कम है तो 1800 पर मंथ, और 1.6 से ज्यादा है क्यूबिक कैपेसिटी तो 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ इफ ड्राइवर इज देयर, और वेयर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और कहीं पे रेंट पे रख के आपको दी है और कंप्लीटली पर्सनल यूज के लिए है, और पैसे भी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो सैलरी पेड टू ड्राइवर इफ एनी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट यानी कि डेप्रिसिएशन। और अगर पार्शियली आ गई तो वही वापस लिमिट आ गई, 1800 प्लस 200, 1800 पर मंथ इफ 1.66 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से कम है, और 2400 पर मंथ 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से ज्यादा है, और ड्राइवर का लिए 900। और समझो कि कार एम्प्लॉयर की है, दोनों पर्सनल के लिए भी यूज हो रही है और ऑफिशियल वर्क के लिए यूज हो रही है, और एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो 600 और 900 का लिमिट आ गया, ठीक है। तो ये जो हम ये पूरा जो लिमिट्स है वो आप जब एक्चुअल सम्स करेंगे 14 मार्क के, तब आपको ज्यादा में समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ नोट्स दे दिए, ठीक है। अभी रूल्स रिगार्डिंग रिटायरमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं यहाँ पे दिए हैं मैंने। एक तो ग्रेजुइटी, पेंशन, ठीक है, ये जो है मेन है लीव एनकैशमेंट सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारा आपका पॉइंट्स है वो जब हम इसके सम्स करेंगे तब समझेंगे, यहाँ पे इतना आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि जो रिटायर होने के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो मिलता है, ग्रेजुइटी जो मिलती है, लीव एनकैशमेंट्स जो मिलते हैं, या कोई भी रिट्रिचमेंट बेनिफिट मिलता है, जो आपके रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड में से जो आपको रकम मिलती है, तो वो जो मिलता है वो सारा टैक्सेबल कैसे होगा, कब टैक्सेबल होगा, किसको टैक्सेबल होगा, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को होगा, नॉन गवर्नमेंट को कैसे होगा, क्या रूल्स है, वो सब हम जब सम्स लेंगे तब इसकी थियरी एक के बाद एक थियरी देखेंगे, फिर उनकी सम्स कैलकुलेट करेंगे। सो आज मैंने यहाँ तक पूरा आपको ये जो पूरा टेबल है जो आपको 14 मार्क में ये सम करना है पूरा, वो मैंने आपको एक बार समझा दिया है। ये सॉरी इनकम, 1 सेकेंड, ये पूरी सैलरी है, ये पूरी सैलरी की टेबल है। कैश रिसिप्ट्स, कैश रिसिप्ट्स, सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन फंड, परक्विजिट्स भी हमने देखे जिसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन और मोटर कार। ये मोस्ट आईएमपी है और मोस्ट ट्रिकी है। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको थियरी समझाई है, जब प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब भी हम थियरी एक बार देखेंगे, तब हमको थियरी ज्यादा समझ में आएगी। तो ये मैंने पूरा आपको आउटलाइन या पूरा चैप्टर की आउटलाइन दे दी है कि भाई ऐसा पूरा सम आपका होगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस और डिडक्शंस, प्रोफेशनल टैक्स बहुत ही इजी है, उसके लिए अलग से थियरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पूरा चैप्टर थियरी में मैंने पूरा 2 लेक्चर में आपको पूरी थियरी की एक आउटलाइन दी है। अब जो भी लेक्चर्स और होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे, तब हम साथ साथ में थियरी भी देखते जाएंगे। टैक्सेशन में ऐसा होता है कि जो थियरी है उसके बेस पे ही आप सम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो थियरी इज अ मोस्ट
significant point in your paper. Any questions? Just ask in teams or group. Thank you.